बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है, तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मैंने कोशिश किया कि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, सबसे पहले आज के लेक्चर के टॉपिक देख लेते हैं। आज सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद होगा हमने डिलीट सब प्रोग्राम देखना और उसी तरह उसकी एक एग्जांपल देखेंगे हम इंसर्ट सब प्रोग्राम और उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जो पीछे मॉडल पढ़े थे ना FATJ वगैरह के और PD वगैरह के, तो ये कुछ लैंग्वेजेस को तो एक्सेप्ट करते थे लेकिन हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे अगर PD की बात करें तो यहाँ पे ये जो था ये रेगुलर लैंग्वेजेस को तो एक्सेप्ट कर रहा था, साथ में कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन ये सारी नॉन CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसके लिए क्या था कि एक आदमी जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग, तो उसने एक मशीन बनाई थी जिसके नेम पे इस मशीन का नाम ट्यूरिंग रखा गया है। तो ये क्या है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है, उसके साथ साथ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करती है। तो सबसे पहले हम ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, ये बिल्कुल पीछे FA वगैरह की तरह ही है, यानी अल्फाबेट होता है, सिग्मा में इनपुट लेटर होते हैं। जैसे ये इनपुट लेटर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, वो आपको डिफाइन करके दिए होंगे। सेकंड नंबर पे अगर देखें तो ये होता है टेप जो होती है वो पार्टीशन होती है मेनी सेल में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग इनफाइनाइट मेनी लोकेशन इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखा था जैसे ना PDF पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो इस तरह कुछ टेप बनी होती थी, तो इसके राइट साइड पे, जस्ट राइट साइड पे हैविंग इनफाइनाइट मेनी लोकेशन, यहाँ पे जो होंगे इनफाइनाइट होंगी लोकेशन। और ये आपको पॉइंट जो MCQs में आ सकता है कि लोकेशन जो होती है वो इनफाइनाइट होती है या फाइनाइट। अब यहाँ पे होता है ना, इसका जो हेड होता है ना, इसको कुछ ऐसे शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो हेड होता है ना वो हमेशा सेल 1 पे होता है। अब यहाँ पे जो होगा ना बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पे, तो हम हमेशा ये सेल 1 होगा और यहाँ पे इस तरह सेल 2 सेल 3 एंड सो ऑन इस तरह करके चलता जाएगा। तो ये जो है इस तरफ जाएंगी इनकी नंबरिंग। अब यहाँ पे जो होता है ना इनिशियल जो होता है ना, जहाँ पे स्ट्रिंग हम प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगी और इससे आगे जहाँ पे पहला डेल्टा आ जाता है ना, तो यहाँ पे जो होगी इससे आगे सारे अनलिमिटेड डेल्टा पड़े होंगे और यहाँ से जो है ना वो टेप को ब्लैंक एक्सपोज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है कि जो हेड अभी हमने देखा था ना, वो जो है ना कंटेंट एक सेल के है ना, उसको एक वन स्टेप में रीड करता है। तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे अगर ये है ना, तो वन स्टेप में पहले इसको रीड करेगा, फिर सेकंड स्टेप में इसको रीड करेगा और इसी तरह थर्ड स्टेप में इसको रीड करेगा। और नेक्स्ट ये जो है ना, ये रिप्लेस करैक्टर भी कर सकते हैं, यानी अगर इस एक की बात की जाए ना तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और इस तरह रिपोजिशन इटसेल्फ, यानी और नेक्स्ट सेल टू द राइट और लेफ्ट। अब इसका मतलब है कि जैसे अगर जस्ट सपोज के यहाँ पे जब ये B की रीडिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये इसके राइट साइड पे भी जा सकता है और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है। अब ये वाली चीज भी आपको MCQs में आ सकती है कि ट्यूरिंग मशीन में जो टेप हेड होता है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो राइट डायरेक्शन में भी जा सकता है, इसी तरह वो लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। अब नॉर्मली जो ये हेड मूव करता है तो कुछ इस तरह से मूव करता है, जैसे अगर ये A रीडिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट होगा ये इस तरह B सेकंड सेल पे आ जाएगा और इसी तरह थर्ड सेल पे आ जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर ये सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि जब सेल 1 पे होता है यानी इस सेल पे है, तो अगर हम यहाँ पे इस सेल पे इसको पोजीशन कर दिया जाए, इसको कहा जाए कि लेफ्ट साइड पे मूव करो, यानी प्रोग्रामिंग इसकी ऐसी कर दी जाए कि लेफ्ट साइड पे मूव करो। तो जब ऐसी प्रोग्राम की जाती है तो यहाँ पे मूव नहीं कर सकेगा और अगर ऐसा मूव करेगा तो जो मशीन होगी वो क्रैश हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो इनपुट जो गैमा लेटर होते हैं ना उनको प्रिंट भी कर सकता है और वो हमारे जो होते हैं इनपुट लेटर वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ होते हैं ऐसे करैक्टर, जैसे कि ये डेल्टा की बात कीजिए तो इनको भी प्रिंट कर सकता है। अब ये डेल्टा क्यों यूज किए जाते हैं? जब हमने कुछ करैक्टर को रिमूव करना होता है ना टेप के अंदर से, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ट्यूरिंग मशीन की खासियत ये है कि ये जो है ना करैक्टर को डिलीट भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट ये कि इसमें एग्जैक्टली 1 स्टार्ट स्टेट होते हैं और इसी तरह हार्ड स्टेट होती है, वो 0 भी हो सकती है, यानी कि मे बी नन भी हो सकती है, इसी तरह 1 2 3 एंड सो ऑन भी हो सकती है। तो स्ट्रिंग की एग्जीक्यूशन है वो तब एंड होती है जब ये किसी न किसी हार्ड स्टेट पे एंटर होता है ना, तो तब जो एग्जीक्यूशन होती है वो एंड हो जाती है। पांचवा पॉइंट ये कि इसमें एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हमने रूल डिफाइन करके रखे होते हैं जो ये मशीन को बताते हैं कि कौन से लेटर को रीड करना है और इस तरह ये कौन से करैक्टर को प्रिंट करेगा। तो इसको जो हम लिखते हैं ना, तो इसको कुछ ऐसे करके लिखते हैं लेटर यानी कॉमा लगा के लेटर, इस तरह कॉमा लगा के डायरेक्शन। अब यहाँ पे इन चीजों का मतलब क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे जो आएगा वो आपका इनपुट होता है। इसी तरह अगर सेकंड लेटर की बात कीजिए तो वो आउटपुट होता है और अगर थर्ड लेटर की बात कीजिए तो वो होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि राइट साइड पे मूव करेगा या लेफ्ट साइड पे। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है ना हमने A की रीडिंग की है, इसी तरह ये हमारा इनपुट हो गया। सेकंड नंबर पे आउटपुट। अब अगर जो भी आउटपुट दे रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज के यहाँ पे 0 आउटपुट दे रहा है, तो यहाँ पे हम वो आउटपुट लिख देंगे और यहाँ पे डायरेक्शन में हम या तो R लिखेंगे या L, R फॉर राइट और L फॉर लेफ्ट। तो यहाँ पे जो ये हेड होता है ना, ये पॉइंट जिस पे कर रहा होता है ना, तो उसकी रीडिंग हो रही होती है और नेक्स्ट क्या करता है कि या तो इसके राइट साइड पे मूव कर सकता है इसी तरह, या इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट सेल में मूव करने से पहले अगर ये B की रीडिंग कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट देगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोस्टली जो होता है ना, अगर ये B की रीडिंग कर रहे हैं ना तो B का ही आउटपुट देता है। लेकिन हम इसके प्रोग्रामिंग चेंज भी कर सकते हैं, इसका आउटपुट चेंज करके, यानी प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं कि जब B आए ना तो इसका लेटर जो आउटपुट हो है ना वो A हो। तो इस तरह के भी प्रोग्राम की जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर हम लिख रहे होते हैं ना इनपुट A में, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है वही का वही लेटर होता है। और जो डायरेक्शन होती है ना वो टेप हेड को बताती है कि इसने मूव जो अब करना है ना, राइट को मूव करना है या इसने लेफ्ट को मूव करना है। सो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर देखें तो B की रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे B की रीडिंग शो कर दी गई और नेक्स्ट है कि अब इसको जो आउटपुट आएगा ना वो 0 आएगा। अब 0 आउटपुट आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये है R का मतलब कि अब ये राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब जस्ट सपोज कि अगर ये L होता है ना यहाँ पे L, तो इसका मतलब कि अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा।
अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि समटाइम कोई स्टेट ऐसी होती है जिसपे एक से ज्यादा आउटगोइंग एजेस नहीं हो सकते सेम लेटर के लिए। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट 2 है ना, तो यहाँ पे अगर एक रीडिंग की बात करें तो किसी न किसी स्टेट पे तो जा रही होगी। अब जस्ट सपोज के कि वो स्टेट नंबर 3 पे जा रही है, तो यहाँ पे अब ये नहीं हो सकता कि सेम इसी लेटर की रीडिंग हो और वो किसी और स्टेट पे लेके जा रही हो। तो इस तरह करके अगर हम कहें ना कि ये 3 के ऊपर भी जा रही है, इसी तरह एक रीडिंग 4 के ऊपर भी जा सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा जो होता है ना ये वाला, यानी ये वाला काम नहीं हो सकता, या तो ये 3 के ऊपर जाएगी या ये 4 के ऊपर जाएगी। तो एक ही लेटर के लिए एक से ज्यादा इसके आउटगोइंग एजेस नहीं हो सकते। तो हम ऐसे देखते थे जैसे अगर यहाँ 2 स्टेट है ना, तो यहाँ पे एक रीडिंग है, ये बी की कोई भी रीडिंग है तो किसी न किसी स्टेट के ऊपर जा रही होगी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो रीडिंग होती है ना उसके लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग वे ही नहीं होता। तो जब ऐसा होता है ना, जस्ट सपोज के यहाँ पे हमने एक रीडिंग भी कर लिया लेकिन उसके लिए कोई वे ही नहीं है, तो जो स्ट्रिंग होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसे सपोज कर ले जाएगी वो रिजेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हमने करनी होती है ना, तो इसके लिए जो होता है ना हार्ड स्टेट में एंटर होना लाजमी होता है। तो यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे एक स्टेट है इनिशियल, इसे हम ये स्टार्ट स्टेट कह ले। यहाँ पे कोई भी रीडिंग हो रही होती है ना, जस्ट सपोज की एक रीडिंग हो रही है, तो जब ये जाएगा ना हार्ड स्टेट, इसको हार्ड स्टेट कहा जा रहा है, यानी एक्सेप्ट स्टेट को हार्ड स्टेट कहा जा रहा है। तो जब ये हो जाते हैं तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होगी और अब जो है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ पे जब ये सेल 1 पे होता है ना, तो इसके लेफ्ट साइड पे मूव नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे देखा था ये जब सेल 1 पे है ना, हमने अभी देखा था ये दोनों डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, इसी तरह लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। लेकिन जब सेल 1 पे होगा तो सिर्फ ये राइट डायरेक्शन में मूव कर सकेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकेगा, मूव नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब ये टेप का कोई सेल लेना तो यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकेगा, इस तरह से मशीन क्रैश हो जाएगी। अब सेल 1 के अलावा ये हर जगह पे राइट या लेफ्ट में मूव कर सकेगा, लेकिन सिर्फ सेल 1 के ऊपर ये सिर्फ राइट डायरेक्शन में काम मूव कर सकेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेगा। अभी यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की एक प्रॉपर एग्जांपल गिवन होती है, बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह। यहाँ पे 2-3 फर्क है। यहाँ पे जो पहला फर्क है, यहाँ पे स्टार्ट जो हम यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में देखते थे ना, तो वहाँ पे इसको इनिशियल स्टेट से डिनोट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टार्ट स्टेट से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो फाइनल स्टेट होती थी ना, तो वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर ट्यूरिंग मशीन की बात की जाए तो यहाँ पे हम इसको हार्ड स्टेट कहेंगे। और इसको कुछ अगर हमने इनिशियल की या फाइनल की तो हम इसको सर्कल बनाते थे, लेकिन जब यहाँ पे स्टार्ट और हार्ड स्टेट होगी हमने इनको इस तरह से बनाना है। अब जो बाकी स्टेट होंगे उनको हमने सर्कल से ही डिनोट करना है। अब आपको ये ट्यूरिंग मशीन है नहीं, आपको बनाने को भी कहा जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस होगा ना, आपको ये वाली ट्यूरिंग मशीन गिवन होगी और इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग दी जाएगी कि इसको रन करके बताएं, इसकी वर्किंग बताएं। तो वर्किंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जब ये कोई कैरेक्टर रीड करेगा ना, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट भी देगा। तो मोस्टली जो होता है ना, जो लेटर रीड किया जा रहा होता है ना, तो वही कैरेक्टर जो होता है वो आउटपुट भी होता है। और जो टेप हेड होता है ना, वो 1 पोजीशन राइट या लेफ्ट मूव कर जाता है। तो जो पहले सेल पे तो सिर्फ यहाँ पे राइट ही मूव कर सकेगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कैसे करना है, हमने इसको लिखना है इनपुट, आउटपुट और इसी तरह डायरेक्शन। अगर जो फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की जाए तो हम वहां पे सिर्फ इनपुट की बात करते थे, यानी एरो कोई लगा हुआ है ना, तो इसके ऊपर सिर्फ हम इनपुट लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एरो के ऊपर जो लगाना है वो इनपुट भी लिखना है, आउटपुट भी लिखना है, इसी तरह डायरेक्शन भी लिखनी है। अभी ऐसे यहाँ पे लिखा हो, यानी ए जो है ये हमारा इनपुट है, इसी तरह ए इसका आउटपुट है, और आर जो है राइट डायरेक्शन, यानी राइट डायरेक्शन में ही चलेगा। इसी तरह ये बी इनपुट है, बी आउटपुट है, इसी तरह आर डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सबसे पहले ये स्टार्ट स्टेट पे होगा, तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो ट्यूरिंग मशीन होगी ना, ये स्टार्ट स्टेट पे होगी। अब यहाँ पे जब ये पहले सेल में से रीडिंग करेगी ना, यहाँ पे जो है हमने टेब में दिया ना वो ए दिया है, तो जब सबसे पहले एक रीडिंग करेगी ना, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला वे लेके यहाँ पे ए को इनपुट करेगी, और इस तरह ए जो होगा हमारा आउटपुट होगा, और ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। राइट डायरेक्शन का मतलब ये टेब में इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी ना, तो ये 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगी। अब जब ये 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगी ना, तो यहाँ पे ये सेकंड सेल में जो भी कैरेक्टर पड़ा होगा उसको रीड करेगी। अब यहाँ पे जो हमने टेब में दिया वो सेकंड कैरेक्टर बी है, तो जब ये बी रीडिंग करेगी ना, तो इसके बाद ये बी रीडिंग करेगी और बी ही आउटपुट देगी, और राइट डायरेक्शन, फिर से राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये बी की रीडिंग करके तो फिर क्या करेगी, ये स्टेट 3 के ऊपर मशीन आ जाएगी। अब जब स्टेट 3 के ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पे अगर सेल में देखें तो यहाँ पे फिर से एक रीडिंग होगी। तो जब एक रीडिंग करेगी ना, तो ये वाला ए होगा, इसी तरह ये इसका आउटपुट भी होगा, वो भी ए होगा, और राइट डायरेक्शन फिर से यहाँ इस साइड में मूव करेगी। अब जब ये इस एक रीडिंग करेगी ना, तो इसी के ऊपर ही स्टे करेगी। यहाँ पे हमने लूप से शो किया हुआ कि इसी के ऊपर ही स्टे करेगी। अब ये फिर से 3 स्टेट के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डेल्टा को रीड करेगी, यहाँ इस वाले कैरेक्टर को रीड करेगी, और जब इस कैरेक्टर को रीड करेगी ना, तो ये वाला वे लेके यहाँ पे डेल्टा इसको रीड किया, इसी तरह डेल्टा ही इसका आउटपुट है, और राइट डायरेक्शन में मूव करेगी, और यहाँ पे अभी आके हार्ड स्टेट में एंटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रिंग हमने दी है टेब में, ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 2 रीडिंग कर सकती है, ए की रीडिंग भी कर सकती है, बी की रीडिंग भी कर सकते हैं। तो जो पहला कैरेक्टर है वो ए भी हो सकता है, इसी तरह ये पहला कैरेक्टर बी भी हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों में से जो भी कैरेक्टर को रीड करेगी स्टेट 2 के ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो होगा सेकंड कैरेक्टर हमेशा बी होगा। अब ये सेकंड कैरेक्टर इस वाले की बात हो रही है, ये जो कैरेक्टर होगा हमेशा ही बी होगा।
अब ये जब थर्ड स्टेट के ऊपर आ जाएगा ना तो यहाँ पे फिर से ए या बी दोनों की रीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे है कि पहला जो लेटर है वो ए भी हो सकता है, इसी तरह बी भी हो सकता है। हमने ये टेम में शो नहीं करा, मैं सिर्फ आपको वर्किंग समझा रहा हूँ कि यहाँ पे इनमें से कोई भी इसका इनपुट हो सकता है। इसी तरह थर्ड सेल की बात की जाए तो यहाँ पे भी यही हो सकता है कि यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये ए एक से ज्यादा भी हो सकती है, यानी ये हो सकता है कि इस ए के बाद फिर से ए आ जाए, इस ए के बाद फिर से ए आ जाए, इस ए के बाद फिर से बी आ जाए। तो यहाँ पे या ये वाले जो करेक्टर ये बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे करेक्टर चेंज हो सकते हैं, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी का इनफैक्ट ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो जो इसकी आरी बनेगी ना कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पे देखें ए की रीडिंग भी हो सकती है, बी की रीडिंग भी। तो हम इसको आरी में कैसे लिखेंगे, ए ये प्लस का मतलब है कि इनमें से ए की रीडिंग हो सकेगी, या ए की रीडिंग हो सकेगी या बी की हो सकेगी। अब इस तरह करके ये ब्रैकेट लगा के तो नेक्स्ट जो है ना मिड में हमने लिख देना बी। यहाँ पे देखें तो बी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे बी की रीडिंग जो है मस्ट है। अब नेक्स्ट जो है ये फिर से ए या बी की रीडिंग हो सकती है, तो फिर बिल्कुल यही होगा, या तो ए आ सकता है या इसी तरह बी आ सकता है, एट ए टाइम दोनों नहीं आ सकते। अब ए प्लस बी, अब यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे लूप भी लगी हुई है, तो यहाँ पे अगर लूप लगी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा स्टेरिक। अब यहाँ पे स्टेरिक क्यों नहीं, यहाँ पे स्टेरिक इसलिए नहीं, यहाँ पे अगर देखें तो जस्ट वन टाइम ए आ सकता है या जस्ट वन टाइम बी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड करेक्टर होगा वो हमेशा बी ही होगा। पहला करेक्टर आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन जो सेकंड करेक्टर होगा वो हमेशा बी ही होगा। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है सिंपल सा, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय सम ट्यूरिंग मशीन। तो हमने पीछे एक इवन एवन की लैंग्वेज देखी थी, तो आपको एमसीक्यू और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको कहा जाए कि इवन एवन लैंग्वेज की आप ट्यूरिंग मशीन बनाएं। तो इसकी ट्यूरिंग मशीन बिल्कुल उसी तरह बनेगी जैसे हमने लेक्चर नंबर 26 में बनाई थी। तो इसमें फर्क सिर्फ ये है कि जो स्टार स्टेट है हमने उसको ऐसे बना देना, एक हमने हार्ड स्टेट बना देना और उसको डेल्टा यानी इनपुट डेल्टा, इसी तरह आउटपुट भी डेल्टा और राइट डायरेक्शन इससे हमने मिला देना है। बाकी बिल्कुल वही है, जस्ट स्टाइल चेंज हो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी इनपुट है, बी आउटपुट है और इस तरह राइट डायरेक्शन है। बाकी सारा इसी तरह करके ये वाला आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप ट्यूरिंग मशीन बनाएं। अब यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की एक और एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है ना ये बेसिकली है ए पावर एन, इसी तरह बी पावर एन और यहाँ पे नेक्स्ट होगा ए पावर एन। अब ये जो मशीन है इसका मतलब है एन, जब आप पावर लेंगे ना एन यानी जस्ट सपोज के 1, तो इसका मतलब है ए भी वन टाइम आएगा, बी भी वन टाइम आएगा और ए भी वन टाइम आएगा। और ये इसी सीक्वेंस में आएंगे, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। और अगर जस्ट सपोज के यहाँ पे आप N2 ले लेते हैं ना तो यहाँ पे आप हो जाएगा ए भी 2 टाइम है, इसी तरह बी भी 2 टाइम है और ए भी 2 टाइम है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं आ सकती तो इसलिए हम इसकी इतनी डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से थोड़ी सी वर्किंग समझा देता हूँ। तो जब ये स्टार स्टेट पे होगी ना सबसे पहले ए की रीडिंग करेगी, जब ये ए की रीडिंग करेगी ना तो ये स्टेरिक लगा हुआ है। अब ये स्टेरिक बेसिकली एक मार्क समझ लें, ये होती है ना इनपुट टेब, तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेगी कि जब ए की रीडिंग हुई है ना तो यहाँ पे अपना मार्क लगा लेगी। मार्क इसलिए आप समझ लें कि एक निशान लगा लेती है अपनी आसानी के लिए, एक रिमेंबर जो होती है ना स्टेट उसको रिमेंबर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जब ए की रीडिंग कर लेंगे यहाँ पे ए की लूप भी लगी। तो ये जो लैंग्वेज है ना ये है ए पावर एन, बी पावर एन, इसी तरह लास्ट पे भी ए पावर एन। तो यहाँ पे देखें जब पहला ए रीड कर लेंगे ना तो इसका मतलब कि उसके बाद 1 टाइम के बाद और भी आ सकते हैं ना, यानी ये तो नहीं कि जस्ट एक ही आएगा, ये भी तो हो सकता है 2 टाइम या 3 टाइम आए। तो इसके लिए क्या किया गया कि जस्ट ये पहला जो है ना ये वाला ए होगा और अगर इसके आगे कोई आता है ना ए या 2 टाइम 3 टाइम सो ऑन, तो इसके लिए एक ये लूप बना दी गई है। इसी तरह ये सेकंड नंबर पे बी आएगा और यहाँ पे बी की भी लूप है और इसी तरह थर्ड पे ये ए है इसकी रीडिंग होगी और यहाँ पे है कि बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पे जो बी है ना इसका मतलब है कि अगर बी आएगा ना कोई करेक्टर तो उसको क्या है कि ए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर इनपुट है ना वो अगर बी दिया जाता है ना टेप में यानी मिस्टेकनली या किसी भी वे से, तो उसको क्या किया जाएगा कि उसको ए कंसीडर करके उसको ए की समझ के और नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। तो जब नेक्स्ट पे चला जाएगा यहाँ पे ए की रीडिंग होगी और ये इसी के ऊपर ही स्टे करेगी। अब जब 5 स्टेट के ऊपर होगी ना तो यहाँ पे डेल्टा रीड करेगा, उसके बाद डेल्टा ही उसका आउटपुट आएगा और यहाँ पे स्टेट 6 के ऊपर आ जाएगा। अब जब स्टेट 6 से ऊपर आएगा ना तो यहाँ पे अगर कोई लेफ्ट साइड पे मूव करेगा ना जब, तो यहाँ पे अगर कोई ए आता है ना तो उसको क्या करेगा डेल्टा सपोज कर लेगा और डेल्टा सपोज करने के बाद ये 7 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब जब ये 6 स्टेट के ऊपर होगा ना तो यहाँ पे डेल्टा के ऊपर था, तब क्या करेगा कि यहाँ पे ए की रीडिंग जब करेगा ना तो अगर ए कोई आता है तो यहाँ पे क्या करेगा उसको डेल्टा सा मिलेगा और ये लेफ्ट साइड पे मूव कर, यानी कि अब इस साइड पे मूव करना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो रीडिंग कर रहे हैं ना अब इस वाले ए की है इसने रीडिंग। इसी तरह जब ये फिर नेक्स्ट ए आएगा तो यहाँ पे इसको फिर से डेल्टा कंसीडर करके लेफ्ट मूव कर जाएगा और यहाँ जब 8 स्टेट के ऊपर आएगा यहाँ पे चाहे ए हो चाहे बी हो जो भी आ जाए ना उसको अगर ए है तो उसको ए ही कंसीडर करेगा, अगर बी है तो उसको बी ही कंसीडर करेगा और इसी के ऊपर ही स्टे करेगा। और जब हम यहाँ पे जा रहे थे ना तो हमने देखा था कि इसने ए के फौरन बाद एक ये मार्क लगा लिया था अपना। तो अब यहाँ पे देखें अब क्या है कि ये जब लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो यहाँ पे अब ये इस तरह से आता हुआ अब जब इस मार्क को रीड करेगा ना तो यहाँ पे इस मार्क को रीड करेगा और इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर से एक मार्क लगा देगा। तो जब ये फिर से मार्क लगा देगा ना तो फिर से स्टार्ट 1 के ऊपर आ जाएगा। तो जब ये स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा ना तो यहाँ पे अगर जस्ट सपोज के अगर ए की रीडिंग करता है ना तो ये फिर से यही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आके कोई भी रीडिंग नहीं करता या यानी डेल्टा रीड करता है ना जस्ट डेल्टा
और इस तरह ये आउटपुट होगा वो भी डेल्टा आ जाएगा और ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और इस तरह करके ये 9 हार्ड स्टेट में आ जाएगा। सो इस तरह करके जो स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग उन्होंने रन करके दिखाई है, तो ये वाली स्ट्रिंग इसके ऊपर इजीली रन हो सकती है। और ये अगर लैंग्वेज की बात कीजिए कुछ इस तरह की लैंग्वेज है। अब अगर इस लैंग्वेज की बात कीजिए तो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट सब प्रोग्राम। अब सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने ये टेप है ना कुछ इस तरह से, तो आपकी जो थी ना टेप में करैक्टर वो थे इस तरह करके ए या बी, हम ज्यादा लेंथी नहीं लेते, जस्ट सपोज के कि यहाँ ए और बी है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपको इस ए के बाद एक ए और चाहिए, तो ये क्या है, इंसर्ट सब प्रोग्राम क्या कर सकता है, ये वाला इस बी की जगह जहाँ पे ये भी है ना, तो यहाँ पे ए को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये इंसर्ट करेगा ना ए, तो ये वाला ए तो यहाँ पे आ गया, अब ये वाला जो बी है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह जब ये बी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये जो हमारा हेड था वो पहले यहाँ पे था, तब क्या होगा, वो वाला हेड यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस वाले बी की जगह आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाले जो करेक्टर थे ये बिल्कुल सेम एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है, ये वाले चेंज होंगे, यानी वन पोजीशन इस तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये इसलिए इस तरफ वन पोजीशन मूव कर जाएंगे क्योंकि हमने देखा था कि इस तरफ जो है वो सिर्फ डेल्टा ही पड़े होते हैं, अनलिमिटेड डेल्टा पड़े होते हैं, तो इस तरफ से तो करेक्टर मूव कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा था कि इधर तो सेल 1 है ना, इससे इस तरफ तो मूव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो है ना ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जब आप इंसर्ट सब प्रोग्राम करते हैं, यानी कोई भी आप वर्ड ऐड करते हैं, तो जो करेक्टर होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये करेक्टर है ना, ये वन पोजीशन हमारे राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे यही लिखा, तो लेफ्ट वाले जो सेल है ना वो सेम एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो जब ये इंसर्ट का सब प्रोग्राम कर रहा होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूरिंग मशीन परफॉर्म कर रही है ना, अपना काम कर रही है, तो वो चेंज नहीं होता, वो अपना काम करती रहती है और ये इंसर्ट सब प्रोग्राम भी साथ में कर रही होती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इंडिपेंडेंट होता है और ये किसी भी चीज के बिना जारी रह सकता है। ट्यूरिंग मशीन जो कुछ भी कर रही है वो करती रहेगी, लेकिन साथ में ये काम भी कर लेगी। अब इंसर्ट सब प्रोग्राम को जो शो किया जाता है ना, वो कुछ ऐसे किया जाता है। यहाँ पे जो है ना करेक्टर दिखाए गए, यहाँ पे ए को इंसर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे बी को किया जा रहा है, यहाँ पे हैश को इंसर्ट किया जा रहा है। तो 3 करेक्टर भी आप कर सकते हैं, 1 करेक्टर भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है जस्ट ए ही इंसर्ट कर ले, ये भी हो सकता है ए और बी दोनों को इंसर्ट कर लिया जाए, ये भी हो सकता है कि हम हैश को ही इंसर्ट कर लें या तीनों को एट ए टाइम कर लें। एट ए टाइम का मतलब है कि सबसे पहले ये इंसर्ट ए होगा, उसके बाद इंसर्ट बी होगा और उसके बाद इंसर्ट हैश होगा। अब आपके एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि आपको कहा जाए कि आपने बी जो है ना वो ट्यूरिंग मशीन में इंसर्ट करना है, उसको वो शो करके कैसे शो करेंगे। तो इसको आपने एग्जाम में जो लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, यानी कैसे वो ऊपर वाला लिखे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट बी लिखे और इस तरह एरो लगा के आपने शो कर देना कि यहाँ पे जहाँ पे हेड है ना, तो यहाँ पे ये इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है वो आपको ऊपर वाला ये गिवन और आपको कहे कि इस बी की जगह, इस एक्स की जगह या इस बी की जगह इंसर्ट करके दिखाएं। तो आपने क्या करना होगा, जहां पे वो कह रहा है ना तो वहां पे हेड बना देना और वहां पे इस तरह लिख के इंसर्ट जो भी उसने करेक्टर कहा हुआ, ए का हुआ, बी का हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट सपोज के कि हम यहाँ पे ए कर रहे हैं ना, तो जस्ट सपोज के अगर यहाँ पे होता तो हेड होता वो यहाँ पे आ जाता और इसी तरह इंसर्ट है ना वो इसके नीचे आ जाता, इस वाले बी के नीचे आ जाता। अब यहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्टर होगा ना इंसर्ट होगा। तो हमने पीछे अभी देखा था कि यहाँ पे इंसर्ट हमने इस तरह से जो लिखा है ना डायग्राम में शो कराया, तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे ना इस वाली लोकेशन पे होगा, इस ए वाली लोकेशन पे होगा। अब यहाँ पे देखें तो हमने करेक्टर तो इंसर्ट कर दिया, लेकिन साथ में क्या होगा, तो ये जो हेड है ना हमारा, ये वन पोजीशन हमारा राइट मूव कर गया है। अब ये वाले जो करेक्टर थे ये सेम एज इट इज रहेंगे, ये हमारे चेंज नहीं होंगे। जो हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं ये चेंज नहीं होते, ये सेम एज इट इज होते हैं। अब यहाँ पे जस्ट सपोज के यहाँ पे है ना, ये सेल 1 हम इसको कह लें, तो यहाँ पे इस तरफ तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो हमारे पास सेल ही नहीं है, लेकिन इस तरफ ये मूव कर सकते हैं। जो वर्ड है ना यहाँ पे देखें, अगर ये बी है ना, यहाँ पे था ना ये वाला ए देखें तो ये वन पोजीशन हमारे राइट साइड पे मूव कर गया है। अब ये वाली एग्जांपल आपको एग्जाम में नहीं आने वाली, तो हम इसको इतना डिटेल से नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे अगर देखें ना क्यू, तो क्यू का मतलब है कि आपका ये यहाँ पे मार्क को शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ ये क्यू है, ये भी मार्क है, इसी तरह ये क्यू भी मार्क है। अब ये बनाए कैसे कि यहाँ पे आप पीछे देखें, यहाँ पे थे ना, जब यहाँ पे था, यहाँ ए पे हेड है ना, तो अब इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये ए की रीडिंग कर ले, इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे लेफ्ट साइड में मूव कर जाए, एक्स की रीडिंग कर ले, इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी है कि इस बी की रीडिंग कर ले। तो यहाँ पे आपको 3 पॉसिबिलिटीज दिखाई गई, पहले नंबर पे ए की रीडिंग कर ले, इसी तरह दूसरे नंबर पे बी की रीडिंग कर ले, इसी तरह तीसरे नंबर पे एक्स की रीडिंग कर ले। सो यहाँ पे जब ये मार्क लग जाएगा ना, ये यहाँ पे भी क्यू लग जाएगी, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू। ये क्यू बेसिकली मार्क है, यानी कि एक तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने लिए, एक मार्क रख लेती है। अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे ए की रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेगी, उसके बाद राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब ये 2 स्टेट के ऊपर मशीन आ जाएगी ना, जस्ट सपोज कि अगर बी की रीडिंग करती है ना, तो उसको क्या कंसीडर करेगी, उसको ए कंसीडर कर लेगी और उसके बाद ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। यानी बी की रीडिंग है और उसका आउटपुट जो आएगा वो ए आएगा और राइट डायरेक्शन के बाद ये स्टेट 3 के ऊपर चली जाएगी। और इसी तरह जस्ट सपोज कि अगर एक्स की रीडिंग करती है तो यहाँ पे उसको ए कंसीडर करेगी और राइट डायरेक्शन में मूव करेगी और ये 4 स्टेट के ऊपर आ जाएगी। और 4 स्टेट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर एक्स की रीडिंग करते हैं ना, तो उसको एक्स ही कंसीडर करेगी, यानी उसका आउटपुट एक्स आएगा और वहाँ पे उसके ऊपर ही स्टे करेगी। और अगर ये डेल्टा रीड करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेगी, उसको एक्सपोज करके उसको तो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और यहाँ पे 5 स्टेट के ऊपर आ जाएगी। और जब 5 स्टेट के ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा को रीड करेगी और डेल्टा इसका आउटपुट होगा और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करके ये 6 स्टेट के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे जब 6 स्टेट के ऊपर आएगी, यहाँ पे क्यू जो मार्क लगा होगा ना, यहाँ पे जो हमने लगाया था ये वाला मार्क, तो यहाँ पे फिर से इसको रीड करेगी और उसको बी कंसीडर करके राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और यहाँ पे 7 स्टेट के ऊपर आ जाएगी।
और यहाँ से एग्जीक्यूशन इसकी एंड हो जाएगी। सो इसी तरह इसके बाकी वे भी होंगे, यहाँ से इस तरह आ जाएगी, या ये वाला वे लेके यहाँ से फिर से इस तरह होके यहाँ पे आ जाएगी। और ये 2 का डायरेक्ट वे भी दिखाओ, यहाँ पे अगर इस तरह आने के बजाय ये भी हो सकता है, यहाँ पे जस्ट डेल्टा रीड करे उसके बाद ए उसको कंसीडर करे और यहाँ पे 5 स्टेट के ऊपर आ जाए। अभी जैसे हमने इंसर्ट सब प्रोग्राम पढ़ा था, तो इसी तरह एक डिलीट सब प्रोग्राम भी है। तो ये जो दोनों है ना, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और लॉन्ग में इस तरह से आ सकते हैं कि आपको जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल कहा जाए और आपको एक या तो क्या कहते हैं वो टेप दे दीजिए, और या फिर आपको कहा जाए कि खुद स्पोज करके आप बनाएं। तो अगर वो टेप नहीं देते तो आपने अपने पास एक टेप स्पोज कर लेनी है और उसके बाद आपने वो इंसर्ट या डिलीट जो भी कहा गया तो आपने वो करके दिखा देना है। तो अगर इंसर्ट का कहा गया तो जस्ट सपोज के यहाँ पे आपने टेप हेड बना देना है, यहाँ पे जस्ट सपोज के ए है, आपने इस तरह करके टेप हेड बना के जो करेक्टर उन्होंने कहा है तो आपने वो इंसर्ट कर देना है। या अगर उन्होंने कोई करेक्टर नहीं कहा तो आपने अपने पास एक करेक्टर भी लेके यहाँ पे इंसर्ट कर देना और ये वाला जो है ये यहाँ पे लिख देना है और जो नया करेक्टर आएगा वो आपने इसकी जगह लिख देना है। और इसी तरह अगर वो डिलीट का कहा जाता है तो डिलीट का मतलब ये जहाँ पे हेड है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना इसको आपने डिलीट कर देना है। अब ये जब डिलीट होगा ना तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं रहेगा, यानी नर्सिंग या डेल्टा नहीं होगा। क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो भी करेक्टर है ना वो इधर आ जाएंगे। जस्ट सपोज के यहाँ पे कुछ ए था, इस तरह था ना डबल ए, अब ये डबल ए है ना ये 1 पोजीशन हमारे लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। ये वाला ए यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह ये वाला ए है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो डिलीट क्यों करते हैं यहाँ पे, जस्ट सपोज के हमारे कुछ इस तरह से ना स्ट्रिंग ए बी। अब जस्ट सपोज के कि हमें जो ये बी था ना ये हमें चाहिए ही नहीं था, हमें जो चाहिए था वो सिर्फ ए ही चाहिए था। तो यहाँ पे जब हेड आएगा ना यहाँ पे रीडिंग कर रहा होगा तो हमें इसको डिलीट करना है। तो क्या करेगा कि यहाँ पे एक डेल्टा को कर देगा प्रिंट। अब यहाँ पे डिलीट में क्या होगा, ये उसका जो अब डिलीट में क्या होगा कि हमने जब इंसर्ट सब प्रोग्राम में देखा था ना तो जो करेक्टर थे ना वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाते थे। अब ये डिलीट में इसका रिवर्स होगा, डिलीट में जो होगा वो कंटेंट इस तरफ 1 पोजीशन मूव कर जाएंगे। तो ये ऊपर वाला होगा ये इंसर्ट वाली होगी डायरेक्शन और ये नीचे वाली जो होगी वो हमारे डिलीट सब प्रोग्राम की होगी। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि डिलीट में जो होगी वो 1 पोजीशन लेफ्ट मूव करते हैं या राइट मूव करते हैं। अब आपको इस तरह के एग्जाम में गिवन हो सकता है और आपको कहा जाता है कि कोई लेटर डिलीट करके बताएं, यानी आपको स्पेसिफाई कर देते हैं सी डिलीट करें या बी डिलीट करें या कोई भी आपको करेक्टर कह देते हैं। तो आपने क्या करना है उसके ऊपर जहाँ पे उसने जो करेक्टर कहा है ना तो उसको डिलीट करना है। तो अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे ए को डिलीट किया जा रहा है तो इसलिए हेड इसके ऊपर है। अब जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है ना वो कुछ इस तरह से किया जाता है, ए के ऊपर ही हेड है और यहाँ पे नीचे डिलीट लिख के यहाँ पे 2 एरो लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें जब ये डिलीट होगा ना ये ए है ना ये डिलीट हो रहा है, तो जब ये डिलीट होगा ना ये वाला बी जो था ना ये इसकी जगह आ जाएगा। अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे ए है ना और यहाँ पे ये इसका जो सेल नंबर था ना वो 1 था। अब क्या होगा कि जब ये डिलीट हुआ है ना तो ये वाला जो है ना ये इस साइड पे मूव करेंगे। अब इसका प्रोसेस दिखाएगा कि यहाँ पे जब आता है ना तो 1 के ऊपर जस्ट सपोज कि जब हमने सी को डिलीट करना है, यानी इनपुट में सी पड़ा है, जब उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या होगा उसका आउटपुट जो है ना वो इसको डेल्टा को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो जब डेल्टा कंसीडर होगा ना तो ये जो सी है ना वो डिलीट हो जाएगा इनपुट टेप से। इसी तरह जब बी आएगा उसको भी डेल्टा कंसीडर कर लिया जाएगा और इस तरह अगर ए आएगा तो उसको भी डेल्टा कंसीडर कर लिया जाएगा और ये टेप से डिलीट हो जाएंगे। लेकिन इनमें आपने ये ख्याल करना है कि जो सी है वो या तो सी होगा या बी होगा या ए होगा, तीनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। ये 1 बाय 1 तो हो सकते हैं लेकिन तीनों एट ए टाइम नहीं हो सकते। और जब डिलीट करने के बाद 2 स्टेट के ऊपर चला जाएगा तो जब ए की रीडिंग करेगा तो उसका आउटपुट भी ए आएगा, इसी तरह जब बी की रीडिंग करेगा तो आउटपुट बी होगा, सी की रीडिंग करेगा तो आउटपुट भी सी होगा। और ये इसी के ऊपर लूप ले रहे तो मतलब अब ये 2 के ऊपर ही स्टे करेंगे। और उसके बाद जब डेल्टा रीड करेंगे तो फिर से डेल्टा आउटपुट आएगा और इस तरह लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और स्टेट 3 के ऊपर आ जाएंगे। अभी पीछे की तरह ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, ये कुछ इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है डायरेक्ट इधर भी आ जाए, इस तरह करके इसकी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इधर आ जाए और उसके बाद इधर चला जाए और यहाँ से आके इधर आ जाए, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है 5 के बाद यहाँ पे आ जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे इस तरफ चला जाए 6 के ऊपर फिर से इधर आ जाए। या अदर पॉसिबिलिटी भी दिखा कि जब 6 स्टेट के ऊपर आता है ना तो यहाँ पे आके इधर 4 के ऊपर भी आ सकता है और इसी तरह अगर 4 के ऊपर है ना तो यहाँ पे इस तरफ भी जा सकता है। सो सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे कि जब ए रीडिंग करेगा तो उसको जो आउटपुट हो वो सी लेगा और ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो डेल्टा रीड करेगा और उसको जो समझेगा ना यानी आउटपुट देगा वो बी देगा और इस तरह राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब ये जो हमारी स्ट्रिंग थी ना वो कुछ इस तरह से थी बी सी ए डबल बी सी, तो यहाँ पे जो है ना बी सी, अब यहाँ पे ए उन्होंने डिलीट करके दिखा दिया। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है और सीरीज जो है CS402 वो इसके साथ ही एंड होगी। अल्लाह हाफिज़।